नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे ममता बनर्जी से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो राजनीति से संन्यास लेने को लेकर बात कह रही हैं। आखिरकार क्या वजह है कि ममता बनर्जी राजनीति से संन्यास लेना चाहती हैं? विपक्षी पार्टी के नेता अपनी पार्टियों को छोड़ना चाहते हैं, वो राजनीति से खुद को किनारा कर रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है कि विपक्ष अब परेशान हो गया है? क्यों ये कहने लगे हैं कि 2014 के बाद की जो राजनीति हो रही है वो राजनीति एक तरफा हो रही है। आज लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह गए, संविधान के कोई मायने नहीं रह गए। आज एक तरफा काम कर रही है, चाहे सरकारी एजेंसियां हो या फिर सरकार। लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि हाल ही में एक बड़े नेता, जी हाँ, एक बड़े दिग्गज नेता की अगर मैं जिक्र कर लूं तो नितिन गडकरी हैं, जिन्होंने कुछ वक्त पहले कहा था कि उनका भी मन अब राजनीति से उभर आए। तो बीजेपी के अपने बड़े मंत्री, अपने बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, तो भाई विपक्ष भी इस तरह की बात कर रहा तो गलत नहीं। अच्छा, यशवंत सिन्हा का जिक्र करना इन सबके बीच जरूरी है। यशवंत सिन्हा जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए थे। यशवंत सिन्हा जो बहुत जानकार हैं, बीजेपी के बहुत पुराने नेता रहे, हालांकि पार्टी को छोड़े वो काफी वक्त हो गया, लेकिन उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे आज के हालात को देखकर, आज के लोकतंत्र की स्थिति को देखकर, आज के विपक्ष को देखकर, आज नियम कायदे कानूनों को देखकर, सरकारी एजेंसियों को देखकर। तो उनका साफ कहना था, उनका सीधा सीधा तौर पर यह कहना था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती इसलिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी को चुन लिया। उनका यह कहना था कि अगर उस वक्त ही मोदी जी को पीएम के लिए नहीं चुना जाता तो शायद कुछ देश का भला हो जाता। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आज मोदी सरकार जिस तरह एक तरफा काम कर रही है, जिस तरह मोदी सरकार एक तरफा चुनाव जीतने का काम करती है, अपने आप ही नतीजे घोषित कर देती है। चुनाव से पहले हम देखते हैं नतीजों से पहले जश्न मनना शुरू हो जाता है। राष्ट्रपति जो अभी बनी है द्रौपदी मुर्मू, देखिए मैं अगर बात करूं तो राष्ट्रपति चुनाव के वक्त देखने को मिला था कि किस तरह से भाई एक और जहां सत्ता पक्ष खड़ा था, विपक्ष खड़ा था, दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि भाई सत्ता पक्ष जो था, सत्ता पक्ष ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को उतना वोट नहीं मिल रहा था। विपक्ष का सारा समर्थन यशवंत सिन्हा को मिल रहा था। यही वजह है कि यशवंत सिन्हा की जीत को देखते हुए विपक्षी पार्टियों में क्रॉस वोटिंग करवा दी गई, विपक्षी पार्टियों को डरा दिया गया। बीजेपी आलाकमान ने विपक्ष को डराया ईडी, एनसीबी, सीबीआई के जरिए, और देखने को मिला राष्ट्रपति चुनाव एक तरफा जीत गए। भाई अचानक से क्रॉस वोटिंग का मतलब तो है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। और यशवंत सिन्हा के ये शब्द थे, उन्होंने कहा कि मैंने देखा राष्ट्रपति चुनाव में कैसे नेताओं को खरीद लिया जाता है, कैसे पार्टियों को पार्टियां बिकती हैं, किस तरह से उन्हें डराया धमकाया जाता है। तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि उनसे पूछा गया कि बीजेपी आपने क्यों छोड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़ने का मकसद उनका ये था कि वो चाहते थे कि देश के लिए काम हो, देश की जनता के लिए काम हो। यशवंत सिन्हा जब बीजेपी में थे, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करते थे, तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते रहे, सवाल जवाब करते रहे। लेकिन हम क्या देख रहे थे कि भाई जिस तरह के हालात हम देख रहे थे कि सरकार, जो मोदी सरकार थी, वो जवाब ही नहीं दे रही थी। तो ऐसे में यशवंत सिन्हा को धीरे धीरे किनारे करने लगा। तो यही वजह है कि बीजेपी के आज अपने नेता भी परेशान हैं, या तो जो पार्टी छोड़ चुके। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा का जिक्र कर लेता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा काफी पुराने नेता हैं, काफी बड़ी उनकी मैं अगर बात करूं तो पहुंच है पार्टी में, और हमने सबने देखा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक चीजें हमने देखा है बदलती हैं, बदलाव होता नजर आया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा भी यशवंत सिन्हा की तरह थे। जैसे यशवंत सिन्हा को बीजेपी ने किनारे कर दिया, वैसे शत्रुघ्न सिन्हा को किनारे कर दिया। तो बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता रहे जो लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे, लेकिन सरकार ने उनके मुद्दों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, सरकार ने उनके मुद्दों को आगे बढ़ाया नहीं। और यही वजह है इन नेताओं को पीछे हटा गया। दरअसल जो सबसे बड़ी बात है वो आज ये देखने को मिल रही है कि लगातार हम चीजों में बदलाव देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे आने वाले समय में स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। क्योंकि अगर लोकतंत्र के अंदर एक विपक्ष मजबूत पोजीशन में नहीं रहेगा, लोकतंत्र में विपक्ष की अच्छी भूमिका नहीं रहेगी, तो जनता के मुद्दों को संसद तक उठाएगा कौन? कम से कम आज एक अगर बात करें तो विपक्ष तो है
जो जनता की बात को उठा रहा है, जो जनता की बात को संसद तक पहुंचा रहा है। और जब विपक्ष का रोल ही खत्म हो जाएगा तो ये जनता कहां जाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जनता को भी जरूरत है आज एकजुट होने की, जनता को जरूरत है आज विपक्ष को सपोर्ट करने की, क्योंकि जनता अगर विपक्ष को सपोर्ट करेगा, अगर जनता विपक्ष के साथ खड़ा होगा तो विपक्ष को मजबूती मिलेगी। हालांकि 2024 में जीतेगा हारेगा कौन ये तो अभी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा रहा है कि कैसे आने वाले समय में अभी से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कैसे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही है, क्योंकि मौजूदा समय के हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म और जाति की जो राजनीति ये कर रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पर जिस तरह से आज खेल ये कर रहे हैं, जनता समझ गई है। जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जनता को चाहिए सरकार उनके लिए काम करे, अर्थव्यवस्था के लिए काम करे। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है शिवराज सिंह चौहान के रहते, लेकिन उस पर बात नहीं होती है, उस पर सीबीआई ईडी एनसीबी नहीं बैठती है। स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस ईरानी जिनका गोवा में बाहर था सिली एंड सॉल, उसकी कोई छानबीन नहीं होती है, जबकि 18 साल की हैं स्मृति ईरानी की बेटी, और हम देखते हैं कि भाई किस तरह से उन्हें लाइसेंस वगैरह मिल गया। तो आज बीजेपी के अपने नेता या मंत्री भ्रष्टाचार करें तो ठीक है, इनसे सवाल जवाब नहीं होगा, लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से अगर काम किया जा रहा है या विपक्ष जनता के लिए काम कर रही तो गलत है। आम आदमी पार्टी आज गरीबों के लिए काम कर रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, राशन देने की बात की जा रही है, फ्री राशन। अगर गरीबों की मदद एक पार्टी कर रही है तो क्या दिक्कत आज बीजेपी को है। बीजेपी के राज में 2014 से अगर देखें तो अमीर ही हुआ है, अमीरों की जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ी है, गरीब की संख्या लगातार कम हुई है। और ऐसे वक्त में आज अगर एक पार्टी निकल कर आती है, जनता को अपने साथ जोड़ती है, जनता के साथ जुड़कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, तो कहाँ दिक्कत परेशानी आ रही है। तो तमाम तरह से चीज़ों को आज देखें या तमाम तरह से चीज़ों को आज समझें तो ये बात ज़रूर है कि बीजेपी आज आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। गुजरात में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऑटो को रोका गया, रोकने की कोशिश की गई, उन्हें गरीबों से मिलने से मना किया जा रहा था, तो ये सीधे तौर पर बता रहा है कि गुजरात में नहीं चाहती है बीजेपी कि आम आदमी पार्टी जनता तक पहुँचे, जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश करे, वहां के युवाओं के सपनों को उठाए। और सीधे सीधे तौर पर अगर आज देखें या हालातों को समझे तो ये सीधे तौर पर आज चीजें दर्शा रही है कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर रहा है आने वाले वक्त में तो वो आम आदमी पार्टी है। और अगर जनता इसी तरह आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती रही और अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त बना ली तो समझिए 2024 इनके लिए दूर नहीं है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।